नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए समाचार की शुरुआत करते हैं अब तक की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री ने रोजगार मेले के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से अधिक नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र किए वितरित। आयुर्वेद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। जम्मू कश्मीर के अखनूर में कल से शुरू हुए एनकाउंटर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता, 3 आतंकवादियों को किया ढेर। महाराष्ट्र में नामांकन भरने के लिए बस कुछ घंटों का समय बाकी। भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट की जारी। झारखंड में भी दूसरे चरण के लिए नामांकन का आखिरी दिन। और रांची में शराब घोटाले से जुड़े मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। आईएएस अधिकारी विनय चौबे और उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव के ठिकानों पर छापेमारी। और आइए अब खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेला के तहत 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों में हुई है। वर्चुअल माध्यम से हुए इस समारोह में पीएम ने 40 से ज्यादा स्थानों से जुड़े इन नव नियुक्त युवाओं को संबोधित भी किया। नव नियुक्त युवाओं को शुभकामनाएं देते हुए पीएम ने इस बार की दिवाली को बेहद खास बताया। पीएम ने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के बाद इस पहली दिवाली का साक्षी बनना हम सभी का सौभाग्य है। 100 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या के अपने भव्य मंदिर में विराजमान है और उस भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद ये पहली दीपावली है और इस दीपावली की प्रतीक्षा में कई पीढ़ियां गुजर गई। लाखों लोगों ने बलिदान दिए, यातनाएं झेली। हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं जो ऐसी विशेष खास भव्य दिवाली के साक्षी बनेंगे। प्रधानमंत्री ने केंद्र और एनडीए शासित राज्यों में लाखों युवाओं को रोजगार दिए जाने का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि इंफ्रा विकास में सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर किया जा रहा निवेश भी रोजगार के करोड़ों अवसर पैदा कर रहा है। नए इंडस्ट्रियल शहर बनाए जा रहे हैं, पानी की पाइपलाइन, गैस की पाइपलाइनें बिछाई जा रही हैं, बड़ी संख्या में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खोले जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसे खर्च कर सरकार लॉजिस्टिक्स की लागत कम करने की कोशिश कर रही है। इन सारे कामों से देश के लोगों को सुविधा तो मिल ही रही है, लेकिन साथ साथ करोड़ों की संख्या में रोजगार के भी नए मौके बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि एक दशक में 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। साथ ही अब तक 1.25 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी हैं। पीएम ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में जिस गति से विकास हुआ है, उनमें उसी अनुपात में रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। की बिक्री यूपीए की सरकार से 400% तक ज्यादा बढ़ गई है। जब कारोबार बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि इससे जुड़े कारीगरों, बुनकरों, व्यापारियों को भी बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। इस क्षेत्र में नए लोगों को अवसर मिल रहे हैं।
पीएम ने पिछली सरकारों के नियत और नीति के अभाव का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि आज सरकार नए नए क्षेत्रों को बढ़ावा देकर युवाओं को अवसर मुहैया करा रही है। हमने पुरानी सरकारों की उस पुरानी सोच से देश को आजाद कराने के लिए काम शुरू किया है। स्पेस सेक्टर से लेकर सेमीकंडक्टर तक, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल तक, हमने हर नई तकनीक में मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाया। हमने आत्मनिर्भर भारत पर काम किया। देश में नई टेक्नोलॉजी आए, नए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए। इसके लिए हमने PLI स्कीम लॉन्च की। मेक इन इंडिया अभियान और PLI स्कीम ने मिलकर रोजगार सृजन की गति कई गुना तेज कर दी है। तो आज का दिन बेहद ही खास है और इसी कड़ी में धन्वंतरी जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर बाद नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में लगभग 12,850 करोड़ रुपए की लागत वाली स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर को धन्वंतरी जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी 12,850 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत PMJAY के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवरेज के विस्तार का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री भारत के पहले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के दूसरे चरण का भी उद्घाटन करेंगे। 29 तारीख को हमारा आयुर्वेद संस्थान है, यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी खुद पधार रहे हैं और उनके कर कमलों द्वारा यहाँ का जो हमारा फेज 2 उसका भी इनॉग्रेशन माननीय प्रधानमंत्री करने वाले हैं। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के अभिनव उपयोग को बढ़ावा देते हुए 11 तृतीयक स्वास्थ्य संस्थानों में ड्रोन सेवाओं का शुभारंभ प्रधानमंत्री करेंगे और स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए डिजिटल पहलों को बढ़ावा देने के लिए YouWin पोर्टल का आगाज करेंगे। इस ऐप के माध्यम से गर्भवती महिलाओं और बच्चों को समय पर 12 वैक्सीन निवारणीय बीमारियों के खिलाफ जीवन रक्षक टीके लगाए जाएंगे। भारत में यूनिसेफ प्रतिनिधि सिंथिया मैककेफरी और UNDP इंडिया में रेजिडेंट प्रतिनिधि डॉक्टर एंजेला लुसगी ने केंद्र सरकार की इस पहल की तारीफ की है। वहीं पूर्व स्वास्थ्य सचिव ने भी कहा है कि YouWin पोर्टल से गर्भवती महिलाओं के पास शिशुओं की टीकाकरण की जानकारी मोबाइल पर SMS सेवा के जरिए उपलब्ध होगी। नया IT पोर्टल है YouWin, इसमें SMS भेजने की भी व्यवस्था है। ये SMS माताओं के मोबाइल नंबर पर आएंगे कि अब आपके बच्चों का फलाने टीके का समय हो गया है। दूसरी व्यवस्था ये है कि कुल जो कोहॉर्ट है यानी लाभान्वितों का समूह है, उसका किसी भी समय आप पोर्टल पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं, देख सकते हैं। India continuing to build on its leadership and its investment in children. UN first is advancing with equity India's children's rights by creating a portal that reaches them, as you said, with universal immunization. UN empowers communities by enabling families to schedule immunizations on their time frame. The UN platform is a digital registry, and it's very useful because it's an electronic register for every new mother and newborn child, which helps track their immunization from birth. Now, it's very unique because every new mother and child gets a unique identifier, which means that if they move from one part of the country to the other for work, for instance, they're still able to access immunization from any healthcare facility. प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया के विजन के अनुरूप चिकित्सा उपकरणों और थोक दवाओं के लिए PLI योजना के तहत 5 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास तथा परीक्षण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई पहलों का भी शुभारंभ करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
और बुलेटिन में खबरें अभी और भी है, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। जम्मू कश्मीर के अखनूर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ के दूसरे दिन भारतीय सेना को बड़ी जीत हासिल हुई है। पूरी रात 24 घंटे निगरानी के बाद सुबह सुंदरबनी सेक्टर के पास आसन में तेज गोलाबारी हुई। सुरक्षा बलों की ओर से इलाके में छिपे आतंकवादियों के खिलाफ ये अंतिम प्रहार था, जिसमें सभी तीनों आतंकवादी ढेर हो गए। सोमवार सुबह नियंत्रण रेखा के पास चल रहे काफिले में शामिल सेना की एम्बुलेंस पर आतंकवादियों ने हमला किया था। और इधर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने चौथी लिस्ट जारी कर दी है। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने उमरेडा से सुधीर लक्ष्मण राव पारवे और मीरा भाईंदर से नरेंद्र लाल संजी मेहता को टिकट दिया है। इधर बात झारखंड की करें तो झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन है। कल 254 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था। दूसरे चरण में 20 नवंबर को 38 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होना है। इसके लिए अब तक 632 प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर चुके हैं। पर्चों की जांच कल की जाएगी और उम्मीदवार 1 नवंबर तक नाम वापस ले सकेंगे। इस बीच चुनाव के सिलसिले में राज्य में तलाशी अभियान के दौरान अवैध सामग्री और 86 करोड़ 32 लाख रुपए की नकदी बरामद की गई है। आचार संहिता के उल्लंघन के 20 मामलों में प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। संसद भवन परिसर में वक्फ संशोधन विधेयक पर गठित बिल पर बनी जेपीसी की आज फिर बैठक हो रही है। आज दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर अश्विनी कुमार अपनी रिपोर्ट समिति के सामने रखेंगे। इसके साथ ही आज अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधिकारी भी समिति के सामने रिप्रेजेंटेशन रखेंगे। कल बैठक में विपक्ष के सदस्यों ने थोड़ी देर के लिए वॉकआउट किया था। उनका कहना था कि दिल्ली सीएम ने समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल को पत्र लिखकर दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा पेश की जा रही रिपोर्ट का समिति से संज्ञान न लेने को कहा है। इस रिपोर्ट को समिति के सामने रखने से पहले दिल्ली सीएम आतिशी मार्लेना से मंजूरी नहीं ली गई है। उसके बाद जेपीसी समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने लोकसभा के महासचिव से कानूनी स्थिति पर राय मांगी। उनकी राय मिलने के बाद आज समिति के समक्ष ये रिपोर्ट दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से रखी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े लोगों का कहना है कि रिपोर्ट को दिल्ली सीएम से मंजूरी कतई जरूरी नहीं है। झारखंड की राजधानी रांची में सुबह से ही ईडी की छापेमारी जारी है। ईडी शराब घोटाले से जुड़े मामलों में छापेमारी कर रही है। झारखंड के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनय चौबे, उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह और रिश्तेदारों के घर और संबंधित अधिकारियों के सीए के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। इधर बिहार की राजधानी पटना में सोमवार देर रात मेट्रो निर्माण कार्य के दौरान बड़ा हादसा हो गया। मेट्रो टनल में लोको मशीन का ब्रेक फेल होने के कारण कई मजदूर उसकी चपेट में आ गए। इस घटना में 3 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार आधा दर्जन मजदूर घायल हैं। इनमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों का इलाज पटना के पीएमसीएच हॉस्पिटल में चल रहा है। ये घटना राजधानी पटना के एनआईटी मोड़ के पास हुई। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि लोको मशीन के द्वारा सामान टनल के अंदर पहुंचाया जा रहा था। इसी दौरान इसका ब्रेक फेल हो गया और टनल के अंदर काफ़ी संख्या में मजदूर इस समय काम कर रहे थे।
है तकनीकी के कारण लोको पायलट की जो चलती है अंदर सामान और मिट्टी हटाने के लिए, उसका ब्रेक फेल हुआ था, ऐसी जानकारी दी जा रही है। 2 मजदूर की मृत्यु अभी तक जानकारी मिली है, करीब 4 घायल हैं, उनके ट्रीटमेंट चल रहा है। पटना मेट्रो और दिल्ली मेट्रो की भी जो टीम एक टेक्निकल देखती है, उसको तुरंत जांच करके एक रिपोर्ट देने का है। साथ ही पटना डीएम को भी निर्देशित किया है कि वो भी अपनी टीम भेजकर पूरी जांच करके एक रिपोर्ट विभाग को सौंपे। उसके बाद विभाग देखेगा कि कहाँ लापरवाही हुई, तकनीकी क्या कारण थे। निश्चित रूप से दोनों जो हमारे मृतक हैं उनको दुखद घटना है और उड़ीसा के हमारे मजदूर थे, उनको जो भी यथासंभव जो विभाग की तरफ से और कंपनी की तरफ से दिया जाता है उसको दिया जाएगा। और बुलेटिन में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। किनारों पे यारी ये आजाद है, नमकीन लहरों का ये स्वाद है। महाराष्ट्र टूरिज्म। Got it. सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। और ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारत को एकता सूत्र में पिरोने वाले देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती से पहले राजधानी दिल्ली में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें हर उम्र के सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, मनोहर लाल, नित्यानंद राय और दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना भी मौजूद रहे। लौह पुरुष और देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती एकता दिवस से पूर्व मंगलवार को राजधानी दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, आजादी के बाद एकता के सूत्र में पिरोकर भारत माता का वर्तमान मानचित्र बनाने का विराट काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। आजादी के बाद 553 से ज्यादा राजे रजवाड़ों को एकत्रित करने का एक बहुत बड़ी समस्या देश के सामने अचानक ही आकर पड़ी। उस वक्त सरदार साहब ही थे जिन्होंने अपनी दृढ़ निर्णय शक्ति से, दृढ़ इच्छा शक्ति से और त्वरा से इस सबको एकत्रित कर आज के भारतीय संघ का मानचित्र हम सब ने लाया। और ये सरदार पटेल ही थे जिनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज देश एक होकर दुनिया के सामने मजबूती के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अहम योगदान देने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में रन फॉर यूनिटी को आयोजित करने की शुरुआत की थी। इसका मकसद देश की अखंडता को बढ़ावा देने के साथ नागरिकों के बीच एकता की भावना को मजबूत करना है। दिल्ली से उर्मिलेश भट्ट की रिपोर्ट, DD न्यूज। इधर जम्मू के अखनूर सेक्टर में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में भारतीय सेना का जाबाज डॉग फैंटम शहीद हो गया है। भारतीय सेना ने अपने सोशल मीडिया हैंडल व्हाइट नाइट कॉर्प्स पर फैंटम की 2 तस्वीरें साझा करते हुए अपने इस सच्चे हीरो के सर्वोच्च बलिदान को सलाम किया है। लिखा है कि उसके साहस, निष्ठा और समर्पण को कभी नहीं भुलाया जाएगा। जब सेना के जवान फंसे हुए आतंकवादियों की ओर बढ़ रहे थे तो फैंटम ने दुश्मन की गोलीबारी को झेला। इस दौरान गंभीर रूप से घायल फैंटम ने बाद में दम तोड़ दिया।
फैंटम का जन्म 25 मई 2020 को हुआ था। बेल्जियन मालिनोइस ब्रीड के फैंटम को मेरठ के आरवीसी सेंटर में इश्यू किया गया और विशेष रूप से असॉल्ट डॉग के रूप में ट्रेन किया गया। फैंटम की 12 अगस्त 2022 को अखनूर सेक्टर में पोस्टिंग हुई थी। और अब बात करते हैं दिल्ली से प्रदूषण की। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए राम मनोहर लोहिया अस्पताल में एक विशेष प्रदूषण जनित रोग क्लिनिक की शुरुआत की गई है। यह क्लिनिक हर सोमवार को संचालित किया जा रहा है। क्लिनिक में श्वास, त्वचा, आंख और ईएनटी रोगों के अलावा मानसिक रोगों के इलाज की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। सर्दी का मौसम शुरू होते ही राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ने लगता है। हर साल इस मौसम में दिल्ली के अस्पतालों में प्रदूषण के दुष्प्रभावों से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। इसी के मद्देनजर राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने ऐसे मरीजों के लिए एक विशेष क्लिनिक की शुरुआत की है। हर सोमवार दोपहर 2 से 4 बजे तक इस क्लिनिक में मरीज प्रदूषण से जुड़ी परेशानियों के उपचार के लिए जा सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे लोगों को पोल्यूशन के इफ़ेक्ट के बारे में अवेयर कराया जा रहा है, क्योंकि बहुत लोगों को मालूम नहीं होता है कि उनकी जो बीमारी हुई वो पोल्यूशन की वजह से हुई। बहुत लोगों को ये नहीं मालूम होता जो उनकी कंडीशन जो है बीमारी पहले से थी बट जो बढ़ गई है वो पोल्यूशन की वजह से है। और लोगों को काउंसिल और एजुकेट करने की ज़रूरत है कि भाई आपको कैसे पोल्यूशन से बच सकते हैं, कैसे उसका असर अपने शरीर पे कम हो, आप ये जान सकते हैं। प्रदूषण जनित रोग निवारण केंद्र में विशेषज्ञों की टीम को जरूरी चिकित्सा उपकरणों के साथ इलाज के लिए तैनात किया गया है। यहाँ सांस से जुड़ी बीमारियों के अलावा त्वचा, ईएनटी, आंख और मानसिक बीमारी के इलाज की सुविधा है। अभी जो पेशेंट्स आ रहे हैं मेनली ये कंप्लेंट्स के साथ सूखी खांसी, गले में खराश, सांस में दिक्कत होना, आंखों में जलन, पानी आना, इस तरह के सिम्टम्स ज़्यादा आ रहे हैं। और उनको पहले कभी कुछ नहीं था, पहले बीमार नहीं थे, अभी कुछ दिनों से होना शुरू हुआ। रेस्पिरेटरी मेडिसिन, स्किन, आई एंड साइकेट्री, ये 4 स्पेशलिस्ट के डॉक्टर्स अभी हमने, क्योंकि स्टडीज से पता चला कि यही सिस्टम एयर पोल्यूशन से ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। इस क्लिनिक में मरीजों को प्रदूषण के दुष्प्रभावों से बचने के तरीकों के बारे में भी जानकारी दी जाती है। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और अब आपको एक अच्छी खबर से रूबरू कराते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना है जिसने जलवायु परिवर्तन को लेकर राज्य स्तरीय प्री-कॉप का आयोजन किया। सोमवार को हुए इस आयोजन का विषय जलवायु परिवर्तन के लिए वैश्विक प्रयास, भारत की प्रतिबद्धता में राज्य का योगदान रहा है। जलवायु परिवर्तन की समस्या को लेकर भारत बहुत गंभीरता से काम कर रहा है। दुनिया के सामने कई बड़े लक्ष्य भारत ने रखे हैं। उस लक्ष्य को पाने में मध्य प्रदेश जैसे राज्यों की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। लिहाजा भोपाल में प्री-कॉप का आयोजन किया गया। ये देश भर में पहला राज्य स्तरीय प्री-कॉप था, जहां 200 से ज्यादा देश विदेश के पर्यावरणविद और विशेषज्ञों ने मंथन किया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में हुआ प्री-कॉप का आयोजन राज्य के आर्थिक विकास और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी को एक साथ लाने के नवीन दृष्टिकोण को दर्शाता है। इस आयोजन के दौरान मध्य प्रदेश ने ये बताया कि वो वसुधैव कुटुंबकम के विचार को समाहित करता है, जिसमें सारा विश्व एक परिवार है। हम प्रकृति के साथ जीवन शैली में सरलता के साथ प्रगति करने के नए नए कीर्तिमान भी बना रहे हैं। इसलिए नवकरणीय ऊर्जा से लेकर सभी सेक्टर में हम इसी प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, जो सरकार के विकास के पैमानों को भी पूरा करेगी, लेकिन प्रकृति का भी ध्यान रखेगी। इस मंथन में 200 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्लाइमेट लीडर्स, शासकीय अधिकारी, पर्यावरण विशेषज्ञ और प्रतिनिधि शामिल हुए। इस विमर्श के केंद्र में मध्य प्रदेश राज्य द्वारा किए जा रहे प्रयास रहे, जो कि भारत के नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन और सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में महती भूमिका निभा रहे हैं। अगर सोलर टारगेट की बात करते हैं, विंड एनर्जी टारगेट की बात करते हैं, हम वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं, हम एग्रीकल्चर में एमिशंस कम करने की बात करते हैं, तो ये सारा काम राज्य स्तर पे होता है और हमारे गाँवों में होता है, शहरों में होता है। और राज्य जब तक इसमें इन पॉलिसीज़ को अडॉप्ट नहीं करते, उनको इन्फोर्स नहीं करते, तब तक ये आगे नहीं बढ़ सकती है। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के दौरान कई अहम विषयों पर मंथन हुआ। वो विषय थे राष्ट्रीय और वैश्विक जलवायु लक्ष्यों में राज्य स्तरीय प्रयासों को रेखांकित करना,
सतत विकास और जलवायु संरक्षण में मध्य प्रदेश के नवाचारों को प्रदर्शित करना, बहुहितधारकों के सहयोग के माध्यम से NDC-SDG संबंध को मजबूत करना, स्थानीय और प्रभावी क्लाइमेट एक्शन रणनीति को COP29 की रणनीति के साथ एक रूप बनाना। इस राज्य स्तरीय प्री कॉप का आयोजन कर मध्य प्रदेश ने दूसरे राज्यों के लिए भी एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि उनकी भी भूमिका एक बड़े लक्ष्य को पाने में बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। छोटे छोटे प्रयासों से ही बड़े लक्ष्य को पाया जा सकता है। उम्मीद की जा सकती है कि इस एक दिवसीय मंथन के बाद जो अमृत निकलेगा वो देश और दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। कैमरामैन सहज त्रिपाठी के साथ आदित्य श्रीवास्तव, DD न्यूज़, भोपाल। इधर इजराइल की संसद ने एक नया कानून पारित किया है। ये कानून संयुक्त राष्ट्र की मुख्य एजेंसी UNRWA यानी कि यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी को गाजा के लोगों को सहायता प्रदान करने पर रोक लगाता है। इस कानून के जरिए UN की एजेंसी को इजरायली धरती पर काम करने से रोकने का प्रावधान है। ये विधेयक फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को इजराइल के अंदर कोई भी गतिविधि करने या कोई भी सेवा प्रदान करने से प्रतिबंधित करता है। ये कानून ऐसे वक्त में पारित किया गया है जब इजराइल और हमास के बीच 1 साल से ज़्यादा समय से चल रहे संघर्ष में अभी तक सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। इजराइल की संसद में ये कानून 92 के मुकाबले 10 मतों से पारित हुआ है। कानून को पारित करने से पहले हुई चर्चा के दौरान इसके समर्थकों और विरोधियों के बीच तीखी बहस भी हुई। इसके साथ ही इजराइल की संसद में UNRWA के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने वाले दूसरे विधेयक पर भी मतदान हुआ। इजराइल ने UNRWA पर आरोप लगाया है कि इसके कुछ कर्मचारी हमास के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसके साथ ही इजराइल ने आरोप लगाया कि UNRWA के हजारों स्टाफ सदस्यों में से कुछ ने 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमलों में हिस्सा लिया, जिससे गाजा में जंग छिड़ गई। इजराइल ने आरोप लगाया कि UNRWA के सैकड़ों कर्मचारियों के आतंकवादियों से संबंध हैं। UNRWA इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक समेत गाजा में लाखों फिलिस्तीनी शरणार्थियों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान करता है। इस कानून के पारित होने से एजेंसी के काम पर असर पड़ सकता है और गाजा में लोगों को मदद पहुंचाने में मुश्किल हो सकती है। बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। साइबर वर्ल्ड में कितने सुरक्षित हैं आप? ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग, वायरस अटैक से कैसे बच सकते हैं आप? टेक्नोलॉजी के साथ सेफ रहने का भी है चैलेंज। आपको सावधान करने के लिए ला रहे हैं कार्यक्रम साइबर अलर्ट, हर शनिवार रात 9 बजे। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। DD न्यूज का प्राइम टाइम शो देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे। भारत का वैभवशाली इतिहास, हमारी समृद्ध कलाएं, सदियों से हैं हमारी पहचान। वोकल फॉर लोकल व ग्लोबल होते भारत के कला साधक। देखिए भारत की कला संस्कृति के रंग में रंगा हमारा खास कार्यक्रम रंग तरंग, सिर्फ DD न्यूज पर। और ब्रेक के बाद आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। प्रधानमंत्री ने रोजगार मेले के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 51,000 से अधिक नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। आयुर्वेद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र में संबंधित कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। जम्मू कश्मीर के अखनूर में कल से शुरू हुए एनकाउंटर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता, 3 आतंकवादियों को किया ढेर। महाराष्ट्र में नामांकन भरने के लिए बस कुछ घंटों का समय बाकी, भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट की जारी। झारखंड में भी दूसरे चरण के लिए नामांकन का आखिरी दिन। और रांची में शराब घोटाले से जुड़े मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई,
आईएएस अधिकारी विनय चौबे और उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव के ठिकानों पर छापेमारी। खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेला के तहत 51,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों में हुई है। वर्चुअल माध्यम से हुए इस समारोह में पीएम ने 40 से ज्यादा स्थानों से जुड़े इन नव नियुक्त युवाओं को संबोधित भी किया। नव नियुक्त युवाओं को शुभकामनाएं देते हुए पीएम ने इस बार की दिवाली को बेहद खास बताया। पीएम ने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के बाद इस पहले दिवाली का साक्षी बनना हम सभी का सौभाग्य है। पांच 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या के अपने भव्य मंदिर में विराजमान है और उस भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद ये पहली दीपावली है और इस दीपावली की प्रतीक्षा में कई पीढ़ियां गुजर गई। लाखों लोगों ने बलिदान दिए, यातनाएं झेली। हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं जो ऐसी विशेष खास भव्य दिवाली के साक्षी बनेंगे। प्रधानमंत्री ने केंद्र और एनडीए शासित राज्यों में लाखों युवाओं को रोजगार दिए जाने का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि इंफ्रा विकास में सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर किया जा रहा निवेश भी रोजगार के करोड़ों अवसर पैदा कर रहा है। इंडस्ट्रियल शहर बनाए जा रहे हैं, पानी की पाइपलाइन, गैस की पाइपलाइनें बिछाई जा रही हैं, बड़ी संख्या में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खोले जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसे खर्च कर सरकार लॉजिस्टिक्स की लागत कम करने की कोशिश कर रही है। इन सारे कामों से देश के लोगों को सुविधा तो मिल ही रही है, लेकिन साथ साथ करोड़ों की संख्या में रोजगार के भी नए मौके बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक दशक में 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। साथ ही अब तक 1.25 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी हैं। पीएम ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में जिस गति से विकास हुआ है, उनमें उसी अनुपात में रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। खादी की बिक्री यूपीए की सरकार से 400% तक ज्यादा बढ़ गई है। जब कारोबार बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि इससे जुड़े कारीगरों, बुनकरों, व्यापारियों को भी बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। इस क्षेत्र में नए लोगों को अवसर मिल रहे हैं। पीएम ने पिछली सरकारों के नियत और नीति के अभाव का जिक्र भी किया। पीएम ने कहा कि आज सरकार नए नए क्षेत्रों को बढ़ावा देकर युवाओं को अवसर मुहैया करा रही है। हमने पुरानी सरकारों की उस पुरानी सोच से देश को आजाद कराने के लिए काम शुरू किया है। स्पेस सेक्टर से लेकर सेमीकंडक्टर तक, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल तक, हमने हर नई तकनीक में मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाया। हमने आत्मनिर्भर भारत पर काम किया। देश में नई टेक्नोलॉजी आए, नए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए। इसके लिए हमने PLI स्कीम लॉन्च की। मेक इन इंडिया अभियान और PLI स्कीम ने मिलकर रोजगार सृजन की गति कई गुना तेज कर दी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को
GE एरोस्पेस द्वारा इंजन की आपूर्ति का लंबा इंतजार आखिरकार खत्म होता दिख रहा है। भारतीय रक्षा सूत्रों के अनुसार GE मार्च 2025 तक तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए F404 इंजन की आपूर्ति करेगा। यह आपूर्ति तेजस के उत्पादन में आ रही बाधाओं को दूर करेगी और 83 जेट के लिए 48,000 करोड़ रुपए के अनुबंध के समय पर निष्पादन का मार्ग खोलेगी। वित्त वर्ष 2024-25 में HAL द्वारा भारतीय वायुसेना को 16 तेजस की आपूर्ति किए जाने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट पर करीब 200 MSMEs HAL के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। रक्षा सूत्रों के मुताबिक उम्मीद की जा रही है कि HAL 2028-29 तक सभी 83 विमान की आपूर्ति कर देगा। समय पर लक्ष्य पूरा करने के लिए HAL ने बेंगलुरु के अलावा नासिक में भी एक नई उत्पादन लाइन स्थापित करके अपनी उत्पादन क्षमता में वृद्धि की है, जिसमें एक वर्ष में 16 विमानों का उत्पादन किया जा सकता है। इधर जम्मू कश्मीर के अखनूर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ के दूसरे दिन भारतीय सेना को बड़ी जीत हासिल हुई। पूरी रात निगरानी के बाद सुबह सुंदरबनी सेक्टर के पास आसन में तेज गोलीबारी की गई। सुरक्षा बलों की ओर से इलाके में छिपे आतंकवादियों के खिलाफ ये अंतिम प्रहार था, जिसमें सभी तीनों आतंकवादी ढेर हो गए। सोमवार सुबह नियंत्रण रेखा के पास चल रहे काफिले में शामिल सेना की एम्बुलेंस पर आतंकवादियों ने हमला किया था। इधर जम्मू के अखनूर सेक्टर में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में भारतीय सेना का जाबाज डॉग फैंटम शहीद हो गया है। भारतीय सेना ने अपने सोशल मीडिया हैंडल वाइफ नाइट कॉप्स पर फैंटम की 2 तस्वीरें साझा करते हुए अपने सच्चे हीरो को सर्वोच्च बलिदान को सलाम किया है। लिखा है कि उसके साहस, निष्ठा और समर्पण को कभी नहीं भुलाया जाएगा। जब सेना के जवान फंसे हुए आतंकवादियों की ओर बढ़ रहे थे तो फैंटम ने दुश्मन की गोलीबारी को झेला। इस दौरान गंभीर रूप से घायल फैंटम ने बाद में दम तोड़ दिया। फैंटम का जन्म 25 मई 2020 को हुआ था। बेल्जियम मालिनोइस ब्रीड के फैंटम को मेरठ के RVC सेंटर से इश्यू किया गया और विशेष रूप से असॉल्ट डॉग के रूप में ट्रेन किया गया। फैंटम की 12 अगस्त 2022 को अखनूर सेक्टर में पोस्टिंग हुई थी। और बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना, असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है